दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार जैन और आप सभी का टॉक ऑन टेंडर्स में स्वागत है। टॉक ऑन टेंडर्स इज रिप्रेजेंट बाय nationaltenders.com, जहां पर हम गवर्नमेंट से टेंडर्स बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को अनलॉक करते हैं। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक जो कि गवर्नमेंट बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपके लिए लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, और उसका नाम है टेंडर जीतने का आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के देखने के बाद आपके लिए टेंडर जीतना आसान हो जाएगा। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था टेंडर सिलेक्ट करने का आसान तरीका, और आज मैं बता रहा हूं टेंडर जीतने का आसान तरीका। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए टेंडर भरना जीतना बहुत आसान होने वाला है। दोस्तों, एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने दोस्तों आज तक मेरे हजारों पार्टिसिपेंट को टेंडर्स भरवाए हैं, और उन 1000 पार्टिसिपेंट में से काफ़ी लोग आज गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, कई प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में, रेलवे सेक्टर्स में, बैंकिंग सेक्टर्स में, जैसे कई अनेकों सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे टेंडर्स भर के अपने बिजनेस को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना आगे बढ़ा चुके हैं। और वही फॉर्मूला जो मैंने उनको बताया है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, टेंडर जीतने के लिए सबसे जरूरी है आपका कॉन्फिडेंट होना, मेंटली स्ट्रांग होना। क्यों, वो मैं बताऊंगा आपको। टेक्निकली स्ट्रांग होना जरूरी तो है ही, उसके लिए कौन से स्टेप्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेंटली स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है उसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। दोस्तों, मेरा एक बहुत ही अच्छा मित्र है, विवेक नाम है उसका। विवेक का टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। अभी लॉकडाउन के सिचुएशंस के अंदर विवेक और मैं बैठे थे, तो विवेक ने मुझे बताया, नितिन यार टेक्सटाइल बिजनेस की बुरी तरीके से प्रॉब्लम हो रखी है, धंधा नहीं हो रहा है। मैंने बोला बॉस, तो टेंडर्स के थ्रू बिजनेस को क्यों ट्राई नहीं करता? उसने बोला जाने देना यार नितिन, टेंडर्स नहीं लगते हैं, और सही बोलूं तो मेरे काम के टेंडर्स ही नहीं आते हैं। मैंने बोला विवेक, एक अपॉर्चुनिटी तो देख, एक बार ट्राई करने दे, मुझे क्या नुकसान है। तो बहुत ही अच्छा मेरा दोस्त था, तो उसने बोला नितिन कोई दिक्कत नहीं है, तू ट्राई कर। मैंने मेरी टीम को बोला, उसने उस टेक्सटाइल के बंदे के लिए एक अच्छा सा टेंडर्स निकाला। मैं भी कॉन्फिडेंट था नहीं इतना, क्योंकि मैंने कभी टेक्सटाइल के लिए काम नहीं किया था। तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं, सभी चीज़ों के लिए टेंडर्स तो निकलते हैं, डेली के 15,000 टेंडर्स निकलते हैं, 45,000 डिपार्टमेंट है, तो कहीं तो टेक्सटाइल की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, हमने ढूंढा और बहुत ही अच्छा टेंडर्स निकला, और उस विवेक को मैंने बताया कि बॉस ये टेंडर निकला हुआ है तेरे लिए। तो उसने बोला नितिन देख, तेरे को ट्राई करना है तो तेरे लेवल पर ट्राई कर ले, क्योंकि मैंने ये सुना है टेंडर सिर्फ सेटिंग से लगता है, टेंडर ऐसे नहीं मिलता है, टेंडर्स में बहुत सारी बेजामारी डॉक्यूमेंटेशन है। मैंने बोला तू सिर्फ टेंडर तेरे काम का है ये बता और मुझ पे छोड़ दे। दोस्तों, वो टेंडर्स को हमने भरने के लिए हाथ में लिया, एंड वो टेंडर का हमने टेक्निकली क्राइटेरिया क्वालिफाई किया, टेंडर सबमिट किया, एज पर डॉक्यूमेंट जैसे भी मेंशन था हमने उसको कंप्लीटली किया। कोइंसिडेंटली फर्स्ट टेंडर हमने उसका भरा और पहला ही टेंडर उसको लग गया। दोस्तों, स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट ये मैसेज है कि उस बंदे की सोच में बदलाव लाना जरूरी था। वो बंदे की सोच क्या थी? मेरे लिए टेंडर्स ही नहीं निकलता। उस बंदे की सोच क्या थी? टेंडर सेटिंग से ही लगता है। उस बंदे की सोच क्या थी? टेंडर लग ही नहीं सकता, भर ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन डिफिकल्ट है। और ये सारी प्रोसेस हमने कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दी। मतलब वो बंदा मेंटली स्ट्रांग नहीं था, मेंटली स्ट्रांग हमने किया, और आज वो बंदा गवर्नमेंट के कई बड़े बिजनेस करता जा रहा है। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, आपके आसपास भी ऐसे काफी नेगेटिव लोग होंगे, आपके आसपास भी ऐसे काफी नेगेटिव लोग होंगे जो आपको बोलते हैं गवर्नमेंट में बिजनेस नहीं कर, पैसा फंस जाएगा, गवर्नमेंट में बिजनेस मत कर, सेटिंग से ही लगता है, गवर्नमेंट में बिजनेस करना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, पर राइट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। क्या दोस्तों, मेरा सिर्फ एक आपसे सवाल है, क्या आपने खुद कभी ट्राई किया? क्या आपने खुद कभी डेडिकेशन दिखाया? अगर नहीं, तो दोस्तों हम नेगेटिव लोगों के बारे में क्यों सोचे, हम पॉजिटिव लोगों के बारे में क्यों ना सोचे? ऐसे कई एग्जांपल हमारे सामने हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करके अपनी ऊंचाइयों को, अपने बिजनेस को कई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपका धीरूभाई अंबानी जी, कहां से चालू किया था, और आज ऐसे कौन से टेंडर्स हैं जो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में छोटे टेंडर्स किए थे, अभी बड़े टेंडर्स कर रहे हैं, और आज वो कहां पहुंच गए हैं। गौतम जी अदानी कहां के कहां पहुंच गए हैं।
जो दोस्तों उन्होंने भी तो कहीं जीरो से स्टार्ट किया था, एक सोच बनाई थी और सोच पे उन्होंने वर्कआउट किया और आज कहां से कहां पहुंच गए हो। जब वो बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं। दोस्तों सिर्फ मेरी इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। क्या आपके रेट बेस्ट है? क्या आप क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी गुड्स, क्वालिटी वर्क करते हैं? क्या आप टाइम पे डिलीवरी कर सकते हैं? क्या आपके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है? अगर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हां है तो दोस्तों आप टेंडर में 100% पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ जरूरत है नेगेटिव थॉट डिलीट करने की और पॉजिटिव थॉट को इंसर्ट करने की, और यही मेरा नंबर 1 फॉर्मूला है। मेंटली स्ट्रांग हो जाइए, बिकॉज अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप राइट टेंडर सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो उस सोच को उस लेवल तक पहुंचा जा सकते हैं जहां पे काफी लोग पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, आपको राइट मिल भी जाएगी, बट आपने अगर वो सोच बना ली। तो पहला फॉर्मूला था मेंटली स्ट्रांग बन जाए। दूसरा फॉर्मूला टेक्निकली स्ट्रांग बनना। अब टेक्निकली पॉइंट्स को हमने कुछ एक पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके कारण आपको एक एक स्टेप को हम डिटेल्ड में बता सकें। टेक्निकली फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला है राइट टेंडर सिलेक्ट करना। जी हां दोस्तों, राइट टेंडर सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि मैं वो प्रोडक्ट डील कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं वो चीज सप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं वो सप्लाई नहीं कर सकता तो टेंडर में पार्टिसिपेशन करना कोई जरूरी नहीं है मेरे लिए, मतलब ही नहीं निकलेगा, टेंडर्स लगेगा ही नहीं, और नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएगी कि यार टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो गया, मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट दिए थे। बॉस, आप डिस्क्वालीफाई इसलिए नहीं हुए, आप पार्टिसिपेशन किया, आप डिस्क्वालीफाई इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने राइट टेंडर सिलेक्ट नहीं किया। आपने ऐसा टेंडर सिलेक्ट किया जो शायद आपके लिए था ही नहीं, आपकी प्रोफाइल को सूट ही नहीं करता था। तो दोस्तों ये टेंडर सिलेक्शन वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बनाया है, और वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस लिंक को देखिए ताकि आपको टेंडर सिलेक्शन करने की प्रोसेस, उसके फॉर्मूलाज डिटेल में पता चल सके। तो टेंडर सिलेक्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा फॉर्मूला है टेंडर डॉक्यूमेंट ऑडिट करना। टेंडर डॉक्यूमेंट ऑडिट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने राइट टेंडर सिलेक्ट कर लिया पर अगर टेंडर डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली चेक नहीं किया तो आप टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। हम हमारा बिजनेस भी करते हैं तो उसमें एक बार श्योर करते हैं कि जो काम हम करने वाले हैं, जिसके साथ भी काम करने वाले हैं, उसके पास में क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, हमारे पास में क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो जब हम गवर्नमेंट के साथ में, इतने बड़े डिपार्टमेंट के साथ में जहां पे अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके साथ काम करने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्टडी करें। अब इसका मैं बहुत आसान तरीका बताता हूं कि टेंडर डॉक्यूमेंट को कैसे स्टडी करना चाहिए। जब भी आप टेंडर डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहे हो, चाहे वो 10 पेज का है, चाहे 50 पेज का है, चाहे 100 पेज का है, चाहे 2 पेज का है, उस डॉक्यूमेंट की एक समरी प्रिपेयर कर लीजिए। समरी में 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है सिर्फ: एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेमेंट टर्म्स कंडीशंस, डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट एंड पेनल्टी क्लॉजेस। ये 3 चीजें आप नोटिस करवाना स्टार्ट कर लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको पता चल जाएगा प्री क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया जिसे कहते हैं, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की डिमांड की गई है। टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे कौन सी लैब रिपोर्ट्स, कौन से सर्टिफिकेट्स देने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, वो आपको सारे पता चल जाएंगे। पेमेंट टर्म्स कंडीशंस में आपको पता चल जाएगा कि मुझे पेमेंट कितने टाइम में मिलेगा, ठीक है, और किस तरीके से मिलेगा। डिलीवरी रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितने टाइम में मटेरियल को डिस्पैच करना है। टेक्निकल क्राइटेरिया में पता चल जाएगा कि मुझे डिपार्टमेंट को क्या सप्लाई करना है, और उसको एक छोटी सी समरी फॉर्म में दे दीजिए, जिससे आपको आइडेंटिफाई करना कि टेंडर भरना आपके लिए ये जरूरी है या इस टेंडर को छोड़ देना है मुझे। तो आप समरी बनाइए जिसमें ये 3 चीजें जो मैंने बताई है उसको पता कीजिए, और आप टेंडर्स को आराम से भर सकते हैं। अब जो समरी बनी है उसको आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ में ऑडिट कर लीजिए। अगर कोई मिसिंग है और आपको लगता है डिपार्टमेंट से बात करके, प्री बिड मीटिंग में बात करके उसको सॉल्व लाया जा सकता है तो करिए, और अगर लगता है नहीं हो सकता तो टेंडर को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, डिपार्टमेंट नहीं चलाएगा और आप टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो टेंडर ऑडिट करना बहुत जरूरी है। थर्ड जो पॉइंट आता है हमारा, तीसरा फॉर्मूला जो है कि आपने जो डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं ऑडिट करके,
उन सारे डॉक्यूमेंट को प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट करना, टेंडर डॉक्यूमेंट को भी प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट करना होता है आपको। अब ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, इसको डिपार्टमेंट के अंदर या हमारी जनरल लैंग्वेज में कहें तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर टेंडर्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे एनेक्शर्स होते हैं, टेंडर्स फॉर्म्स होते हैं, टेक्नो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सबको आपको प्रिपेयर करना होता है। दूसरा होता है कंपनी डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका जीएसटी डॉक्यूमेंट हो गया, आपका आईटीआर हो गया, फिर आपका परचेज ऑर्डर्स हो गए, तो इन सभी चीज़ों को आपको इकट्ठा कर लेना है। तीसरा में आ गए सर्टिफिकेट्स, एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया, अभी नया आया उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया आपका, या फिर कोई ब्रांड सर्टिफिकेट आपसे डिमांड किया गया है, या आईएसओ सर्टिफिकेट गया है, तो आपको आपके यहाँ पे इन तीनों फॉर्म में डॉक्यूमेंट को अलग अलग फोल्डर में सेव करके रख देना चाहिए। जब भी जिस टेंडर में जिस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की गई है उसको आप प्रोवाइड कर दीजिए। बहुत आसान तरीका है और आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है, हर एक टेंडर्स के अंदर जब आप डिपार्टमेंट में टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो एक फिक्स साइज और फॉर्मेट भी होता है, तो आपके डॉक्यूमेंट भी उस साइज में और उस फॉर्मेट में कन्वर्टेड होने चाहिए। और फिर जैसे टेंडर्स डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है उसी तरीके से आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, उस फॉर्मेट में प्रोवाइड करने हैं और उस अलाइनमेंट में शेड्यूल करने हैं। तो इससे आपके लिए उन चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो टेंडर डॉक्यूमेंट आपने ऑडिट करके निकाले हैं उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना और डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए जिससे आप टेक्निकली डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद में रेट एनालिसिस। दोस्तों आप एक बार टेक्निकली क्राइटेरिया में क्वालिफाई हो गए, फिर आपको टेंडर्स मिल सकता है आपके रेट के बेसिस के ऊपर। अब इसको आप कैसे चेक करेंगे कि डिपार्टमेंट में किस रेट में टेंडर भरूं ताकि मुझे एक अच्छा प्रॉफिट भी मिले, और ये भी एक क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में कि टेंडर्स लग भी जाए मेरे को। तो दोस्तों जिस प्रोडक्ट का आप टेंडर भर रहे हैं, काफ़ी बार क्या होता है उस टेंडर्स के पास्ट रिजल्ट्स, मतलब पहले उस प्रोडक्ट के लिए कुछ टेंडर्स निकले हुए होते हैं, तो वो रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। वो रिजल्ट चेक कर लीजिए। हाँ, उस टाइम पे मार्केट कंडीशंस क्या थी, मटेरियल के रेट क्या थे, वो आप वाइजा वर्सा चेक कर लीजिएगा। बट वो रेट एनालिसिस करके अगर आप टेंडर भरते हैं तो आपको बेनिफिट होता है रेट एनालिसिस करने का। साथ ही साथ आपको ये भी देख लेना है कि जब आप रेट एनालिसिस कर रहे हो तब प्रैक्टिकली आपको लॉजिस्टिक और टैक्स किस तरीके से टेंडर डॉक्यूमेंट में कहा गया है। आपको रेट एनालिसिस जब करते हैं तब आपको बीओक्यू चेक कर लेना होता है। बीओक्यू में आपको बताया गया होता है कि भाई लॉजिस्टिक रेट, पैकेजिंग रेट आपको अलग से लिखना है या इंक्लूड करना है, टैक्स आपको अलग से बताना है साथ में इंक्लूड करना है। तो वो पॉइंट को प्रॉपरली आप डॉक्यूमेंट में चेक कर लीजिए, जिससे आप जो भी रेट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आपको टेंडर लगने के चांसेस बढ़ जाए। तो रेट एनालिसिस में जिन बातों का ध्यान रखना है वो बात है, आपको पास्ट रिजल्ट्स चेक करने हैं, लॉजिस्टिक रेट चेक करने हैं, टैक्सेस चेक करने हैं। अगर कोई आपको पैकेजिंग फॉरवर्डिंग चार्जेस होते हैं तो वो एज पर बीओक्यू ये सारी चीजें मेंशन करके आप प्रॉपरली रेट डालिए, जिसके कारण आप बेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में फाइनल स्टेप जो है वो होता है टेंडर सबमिशंस। दोस्तों टेंडर सबमिशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको बहुत डिटेल्ड में ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी टेंडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, रेट डालना है, बात खत्म। काफ़ी टेंडर्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑनलाइन अपलोडिंग होता है ना ऑफलाइन सबमिशन होता है। जी हाँ, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, ऑफलाइन सबमिट करना होता है, मतलब आपको वो डॉक्यूमेंट ऑफलाइन कुरियर करने हैं डिपार्टमेंट में। और बहुत कम टेंडर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ ऑफलाइन काम होता है, क्योंकि अभी ई टेंडरिंग आ चुका है, तो बहुत कम ऐसा होगा जहां पे आपको ऑफलाइन मिलेंगे। बाकी आपको ई टेंडर्स के अंदर या ऑनलाइन होगा या ऑनलाइन अपलोडिंग एंड ऑफलाइन सबमिशंस होगा। अब अगर ऑनलाइन टेंडर है तो उस डिपार्टमेंट में आपको वेंडर बनना होगा। अब वेंडर जब बनना पड़ता है हमें, तो हमारे पास में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 3 होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हाँ दोस्तों एक और बता दूं, अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो नया पोर्टल आया है उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका टेंडर जैम पे है तो बेफिक्र रहिए, वहां पे पूरा ओटीपी बेस्ड सिस्टम है, आपको वहां पे जरूरत नहीं है। बट नॉन जैम टेंडर है तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों
अब ये जो मैंने आपको बताया टेंडर सबमिशन का, ये पूरी प्रोसेस को भी सील्ड टेंडर्स करके नाम दिया गया है और उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर सिंगल बिड सिस्टम आता है, 2 बिड सिस्टम आता है एंड 3 बिड सिस्टम आता है। सिंगल बिड सिस्टम में आपको क्या करना है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स का एक एनवलप रेडी करना है और उसी एनवलप के अंदर आपको कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट भी डाल देने होते हैं, यानी एक ही एनवलप जिसके अंदर टेक्नो एंड कमर्शियल डॉक्यूमेंट दोनों आपको रखने होते हैं अलाइन करके, और डिपार्टमेंट को वो एनवलप भेज देना पड़ता है। 2 बिड सिस्टम में टेक्निकल डॉक्यूमेंट का अलग एनवलप होता है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट का अलग एनवलप होता है। उन दोनों एनवलप को आपको एक सिंगल एनवलप, बड़े एनवलप में डालना होता है एंड डिपार्टमेंट में भेज देना होता है। 3 बिड सिस्टम के अंदर ईएमडी और डॉक्यूमेंट कॉस्ट जो होती है उसको एक एनवलप करना होता है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट का एक एनवलप करना होता है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट का एक एनवलप करना होता है, और उन तीनों एनवलप को आपको एक सिंगल एनवलप में डाल के बताए हुए एड्रेस पे या कुरियर कर देना है या आप हैंड डिलीवरी कर दीजिए। तो जैसा डॉक्यूमेंट में मेंशन किया होता है वैसे आपको पहुंचाना होता है, बट ये दिए गए हुए टाइम के अंदर आपको पहुंचाना है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, टेंडर भरने के बाद वो डॉक्यूमेंट राइट टाइम ड्यूरेशंस यानी एंड डेट से पहले डिपार्टमेंट के पास में पहुंच जाए, तभी आपका टेंडर सबमिट कहलाएगा। अगर आपने ऑनलाइन अपलोड किया पर ये डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं पहुंचे तो बॉस आपका टेंडर एक्सेप्टेड नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों ये कुछ एक पॉइंट मैंने ट्राई किए हैं कि मैं इसके अंदर पूरा का पूरा टेंडर सबमिशन प्रोसेस कवर कर सके एक इफेक्टिव वे में, जिससे आपके टेंडर जीतने के चांसेस बढ़ जाएं और आप आसान तरीके से टेंडर्स भर लें, टेक्निकली क्वालिफाई हों और टेंडर जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसे शेयर करें, और अगर आपके कोई सुझाव है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ऑथेंटिसिटी है और बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी कई गुना ज़्यादा है। कई लोगों ने 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना अपना बिजनेस बढ़ाया है। अगर सबने बढ़ाया है तो आप भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं फिर आपके लिए टेंडर से जुड़े बिजनेस को बढ़ाने के लिए और नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगेन दिस इज नितिन जैन, डायरेक्टर ऑफ मार्वेल इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, and Talk on Tenders is represented by nationaltenders.com. Thank you so much. Love you and take care.